मैम, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से की थी, पूरा सिलेबस कवर किया था, सारे चैप्टर्स के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था, क्वेश्चन आंसर्स किए थे, एक्सरसाइजेस की थी, पेपर भी काफ़ी अच्छा आया था। बट मार्क्स कहाँ कम हो गए। जितना अच्छा मैंने पेपर लिखा था, सारे क्वेश्चन के आंसर्स किए थे, एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी थी कि अच्छे फुल मार्क्स आ जाएंगे, बट नहीं आए। क्यों? क्या मिस्टेक हुई थी आपसे? ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते होंगे। अभी तक आपने जितनी भी एग्जाम्स दी हैं या आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, सो कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है, क्यों आपके मार्क्स कम आ रहे हैं? एक टॉपर स्टूडेंट्स और एक एवरेज स्टूडेंट्स के बीच का जो ये फासला है, ये क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं लेकर आई हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, और आज की इस वीडियो से हम जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कौन सी मिस्टेक्स को नहीं करना है, जो मिस्टेक्स अभी तक स्टूडेंट करते आ रहे हैं, जिनकी वजह से वो हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक आज की इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए 100% यूजफुल रहेगी, क्योंकि हम सभी क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक एग्जामिनेशंस देते आए हैं। ओके, और बोर्ड एग्जाम में तो स्पेसिफिकली मार्क्स जब कट होते हैं तो बहुत दुख होता है, और जब आप 100% मेहनत करके जाते हो तब स्पेशली, राइट? सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। क्या वो मिस्टेक्स हैं और कैसे इन्हें रिजॉल्व किया जा सकता है, कैसे आप टॉपर बन सकते हो, किस तरीके से आपने जो मेहनत करी है उसका रिजल्ट आप गेन कर सकते हो, है ना? बस वही सारी मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फर्स्ट मिस्टेक जो हमसे होती है वो ये है, नॉट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। अब सारी चीजें आपको अच्छे से आती हैं, ओके, आप पूरा पढ़ के गए हो, घर से बिल्कुल 100% प्रिपरेशन करके गए हो, लेकिन आपने क्या मिस्टेक कर दी? सबसे पहले आपके पास पेपर आया और आपने पेपर को केयरफुली रीड ही नहीं करा, प्रॉपरली रीड नहीं करा, तो यहीं से आपके मार्क्स लूज होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? मतलब आपको क्या करना है, जैसे ही आपके हाथ में एग्जाम का पेपर आता है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शंस एक बार यदि पढ़ ली तो आधी चीजें आपके माइंड में वैसे ही क्लियर हो जाएंगी कि कितने सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड है, कितने मार्क्स का है, कितने क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने मिलने हैं, ठीक है। देन सेकंड टाइम में क्या करना है आपको, आप क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करना है और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करना है। तो जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ो, और जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपके माइंड में आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए कि अब आपको इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है। ओके, सो क्वेश्चन कैसे पढ़ोगे आप? जैसे सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज डैश एंड वाई, है ना, WH टाइप इस तरीके का कोई क्वेश्चन है, तो व्हाट इज दिस तो आपने लिख दिया उसका आंसर, लेकिन वाई आपने पढ़ा ही नहीं जल्दी जल्दी में और वाई का आंसर नहीं कर पाए। तो हो सकता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है और आपने जल्दी जल्दी में पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा और सिर्फ आंसर लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, IP, IT, किसी का भी, आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर को ध्यान से पढ़ना है। जब पेपर को अच्छे से पढ़ोगे तो आगे के जो 3 आवर्स आप स्पेंड करने वाले हो एग्जाम हॉल में, वो बिल्कुल सही तरीके से स्पेंड करोगे, सही आंसर्स को लिखकर आओगे। ओके, सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या है, गेट स्टक ऑन वन टफ क्वेश्चन। अब पेपर या तो इजी होता है या पेपर टफ होता है, और ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसे होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्लीट स्टडी करके जाते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट ऊपर ऊपर पढ़ के चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। अब पेपर होता है जनरली कैसा, पेपर में ये मान के चलो कि 100% में से 60% पेपर इजी होता है और 40% पेपर टफ होता है। क्यों? क्योंकि एक एवरेज बच्चा भी उस पेपर को देकर पास हो सके। तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि पेपर 60% इजी होता है और 40% टफ होता है, ताकि एक टॉपर बच्चा भी उन 40% को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सोचे समझे और फिर अटेम्प्ट करे, राइट? तो कोई सा भी यदि टफ क्वेश्चन आपको मिलता है ना, तो उसमें बिल्कुल परेशान मत हो, यार ये टफ क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, आपको जो आता था आप वो भी भूल गए, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल टफ क्वेश्चन है, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें मुझसे मिस्टेक हो सकती है, तो उस क्वेश्चन की स्पेस छोड़ दी, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आपको आते हैं फटाफट से पहले उसको अटेम्प्ट करो। हो सकता है उस टफ क्वेश्चन के चक्कर में आपके जो आते हैं क्वेश्चंस आप वो भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओ। सो डोंट,
है ना। आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी है कि आप बिल्कुल एक ही क्वेश्चन को लेकर पूरा टाइम वेस्ट कर दो पेपर का, ठीक है। सो क्या करना है हमें, जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं आपको उन्हीं को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना है और एक सीक्वेंस में पेपर को कंप्लीट करना है। ऐसा भी नहीं कि पहला क्वेश्चन कर लिया फिर लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर सेक्शन का ए वाला क्वेश्चन कर लिया, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। एक सीक्वेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जहां आपको ऐसा लगता है कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन टफ सा है, तो आप उस क्वेश्चन के आंसर की स्पेस छोड़ दो, बाकी जो आ रहे हैं पहले पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, फिर बाद में आप उस टफ क्वेश्चन को सोच कर समझ कर उसका आंसर लिखो। ओके, नेक्स्ट, मेकिंग बेसिक स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। देखो अब ये जनरल सी मिस्टेक होती है जिसके मार्क्स कट जाते हैं और ये हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने कहाँ ग्रामर और कहाँ पर स्पेलिंग की मिस्टेक कर दी। सो इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आपको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। अभी से प्रैक्टिस करना मतलब जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप घर पे याद करते हो, आप जो भी 2 घंटे 4 घंटे अपनी स्टडी के लिए दे रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लाइक आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट रेगुलरली आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, आप जो आंसर याद करते हो उसको लिख कर याद करने की आदत डालो। आपने याद किया, आपने लिख कर देखा, आपने याद किया, आपने लिख कर देखा। और ये नहीं भी कर सकते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई इस आंसर को याद करने में मुझे कुछ टफ वर्ड्स लग रहे हैं जिनकी स्पेलिंग में मुझे प्रॉब्लम जा रही है, तो आप उन स्पेलिंग्स को लिख कर देखो एक बार और ये कंफर्मेशन ले लो खुद से ही कि हाँ मुझे ये आंसर अच्छे से याद हो गया, ये टफ स्पेलिंग्स थी तो ये स्पेलिंग्स भी मुझे अच्छे से लर्न हो गई है। सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सपोज वो क्वेश्चन यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया आपसे तो आप उसका आंसर एकदम करेक्ट लिख कर आओगे। ये वाला जो मिस्टेक है ना स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला, ये जनरली नहीं होगा। सो कुल मिला के मेरी बात समझ में आ गई कि थर्ड मिस्टेक जनरली क्या होती है हमसे, जो हमें पता भी नहीं चलती है और हमसे हो जाती है मिस्टेक और हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं कट हो जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मिस्टेक देखो क्या है, राइटिंग अ आंसर विदाउट प्लान, जिसकी बात अभी मैं कर रही थी आपसे। फर्स्ट मिस्टेक में मैंने आपको ये बात बताया था क्या, कि आप क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रीड करो। जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपने प्रॉपरली रीड किया तो तभी से ही जैसे क्वेश्चन आपने पढ़ा वैसे ही आपके माइंड में ये चलना शुरू हो जाना चाहिए कि अब इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कैसे लिखना है। आंसर कभी भी फुल 2 पैराग्राफ में नहीं लिखना होता है। आंसर आपको हमेशा एक प्लान, एक स्ट्रेटेजी के साथ लिखना आना चाहिए। देखो जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करता है, उसके अकॉर्डिंग आंसर मत लिखो, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखो। एग्जामिनर क्या सोच रहा है उसको माइंड में लेके मत चलो। आपको पता है कि आपने इस आंसर में ये पॉइंट तो एकदम 100% करेक्ट लिखा है, तो जब आपको ये पता है कि आपने ये पॉइंट 100% करेक्ट लिखा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, डबल इन्वर्टेड में लिख दो। मतलब आप अपने तरीके से जितना ज्यादा अच्छे वे में आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो वैसे करो। और एक इफेक्टिव आंसर यदि आपको लिखकर आना है, so to answer the exam question effectively it's important to have a structure for your answer in mind before you begin. so क्वेश्चन का जब आंसर लिखना शुरू करते हो तो उसी टाइम पे आपको पता चल जाने चाहिए कि आपको क्या लिखना है। सपोज हम बात कर ले मैथ्स की, तो मैथ्स की जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको पहले गिवन लिखना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपको क्या प्रूफ करना है पहले वो लिखना है, देन आपको फिर प्रूफ लिखना शुरू कर देना है क्वेश्चन का, है ना। इसी तरीके से यदि हम आईपी सब्जेक्ट की कंप्यूटर की बात करते हैं, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, तो वहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई कोडिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कोई भी फंक्शन यदि पूछा जाता है तो आप सबसे पहले हर क्वेश्चन में गिवन बताओ कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सिंटेक्स बताकर आओ, ठीक है, फिर उसका एग्जाम्पल बताकर आओ, राइट, देन साथ ही आप उसका आउटपुट भी लिख कर आओ। सो ये क्या होता है, एक आंसर लिखने का करेक्ट वे होता है कि स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी आंसर को लिखने का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब यदि ये चीज आपको पता करनी है ना, कि कैसे लिखना है आंसर को, किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो इसके लिए वीडियोस पहले से बनी हुई है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो। हर सब्जेक्ट के टीचर ने आपको ये बताया है, बार बार बताया है कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी आंसर को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए। सो क्या मिस्टेक जनरली हम कर देते हैं, राइटिंग आंसर विदाउट प्लान, बिना प्लानिंग के आप क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर देते हो। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, यदि आपका लिखने का तरीका जितना अच्छा होगा उतने अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिले जाएंगे। देखो एग्जामिनर को ये शो करो, ये बताओ कि आपको ये आंसर बहुत अच्छे से आता है, हाईलाइट करो, लाइन ड्रॉ करो, जैसे आपको समझ में आ रहा है उस तरीके से आप आंसर को लिख कर आओ। ओके, सो बात समझ में आ गई। जो नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं जनरली, इसके बाद देख लेते हैं, फॉरगेट टू ड्रॉ डायग्राम इन नीडेड आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिना डायग्राम के तो कंप्लीट ही नहीं होते हैं, मतलब ऐसे नेसेसरी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको डायग्राम बनाकर ही आना होता है।
पेपर आपको अच्छे से आता है, क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, बट हम क्या होता है, या तो टाइम कम पड़ जाता है, टाइम आप नहीं मैनेज कर पाते हो, या फिर सेकंड थिंग ऐसे भी हो सकती है कि आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है इसलिए आप डायग्राम ड्रॉ नहीं करते हो, या फिर आपको डायग्राम आता नहीं है ना। तो ये केसेस होते हैं जिनकी वजह से आप डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाते हो, बट डायग्राम की प्रैक्टिस करना अभी शुरू कर दो, अभी समय बचा है हमारे पास, पूरे 2 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम आने में। सो फिर से बता रही हूँ, जिन क्वेश्चंस में डायग्राम की नीड होती है वहां डायग्राम ड्रॉ करना बिल्कुल मत भूलना। जैसे यदि हम साइंस की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला यदि क्वेश्चन आता है, हार्ट वाला कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। तो डायग्राम ड्रॉ करना और साथ ही डायग्राम में लेबलिंग करके आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। डायग्राम ड्रॉ कर दिया और लेबलिंग नहीं किया तो भी आंसर, तो भी आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन जैसे आप चाहते हो वैसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो जिस भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि भाई इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना देना चाहिए, इससे आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, इससे आपके मार्क्स मिल सकते हैं आपको, तो डायग्राम जरूर बना के आओ। प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो, कैसे डायग्राम बनाना है, क्या लेबलिंग करना है, ये सब चीजें ऑलरेडी मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है, टीचर्स ने बता रखी है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉरगेट टू चेक पेपर प्रॉपरली बिफोर सबमिटिंग। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि भाई आपने पेपर पूरा अच्छे से लिख लिया, सब चीजें हाईलाइट कर दी, टाइम प्रॉपर मैनेज करके आपने सारा काम किया, फाइन, लेकिन जब आप पेपर सबमिट करते हो तो आप एक बार पेपर को चेक करना भूल जाते हो। कितने बच्चे हैं जो पेपर सबमिट करने के पहले चेक कर लेते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। ये बहुत अच्छी आदत है जो चेक कर लेते हैं, लेकिन जो चेक नहीं करते हैं तो भाई सुन लो ध्यान से कि आप पेपर को जब भी सबमिट करो तो ऐसे अपने पास टाइम रिमेनिंग बचा के रखो 3 आवर्स में से कि 5-10 मिनट आपके पास होना चाहिए कि आप एक नजर अपने पेपर पे डाल लो, आंसर शीट्स पे देख लो कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कहीं आपने हाईलाइट करना तो नहीं भूल गए किसी पॉइंट को जो कि आपका एकदम करेक्ट पॉइंट है, और बिल्कुल एग्जामिनर को माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ भाई इस क्वेश्चन की ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ने लिखी है ना। सो ये चीजें आपकी जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि एक बार पेपर सबमिट करने से पहले हम पेपर को चेक कर लें, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, टाइम से पेपर को कंप्लीट करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट मिस्टेक जो जनरली करते हैं, अवॉइड लिविंग द इजीएस्ट क्वेश्चन अंटिल लास्ट। अब ये भी जनरली बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं कि टफ क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं और इजीएस्ट क्वेश्चन सोचते हैं कि आता है इसको लास्ट में कर लेंगे। जनरली करते हैं ऐसा स्टूडेंट्स, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं ना, आपको सबसे पहले उन्हें ही अटेम्प्ट करना चाहिए। ये मान के चलो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका एग्जाम में। मतलब एक सीक्वेंस में सबसे पहले तो पेपर आपको शुरू करना है। जैसे सपोज आपके एग्जाम में आपको 5 सेक्शन दिए हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी एंड ई। ओके, अभी जनरली इस साल से सीबीएसई ने 5-5 सेक्शंस कर दिए हर पेपर में, है ना। तो 5 सेक्शंस आपको दिए हुए हैं, हर सेक्शन में हम ये मान के चल रहे हैं कि 5-5, 10-10 क्वेश्चंस हैं। तो सपोज आपने सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, थर्ड नहीं आ रहा है, तो थर्ड नहीं आ रहा है तो इसकी स्पेस आपने छोड़ दिया, फोर्थ अटेम्प्ट किया, फिफ्थ अटेम्प्ट किया। इसी तरीके से आपने सेक्शन बी के 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करी, जो नहीं आ रहे उनकी स्पेस छोड़ दो। भाई आपको पता है कि क्वेश्चन को इतने वर्ड लिमिट में लिखना है, आधे पेज में आएगा, 1 पेज में आएगा, है ना। भले ही आप उसको कम लिखो, स्पेस छूट जाएगी, चल जाएगा, लेकिन सीक्वेंस मत बिगड़ने देना। सीक्वेंस में आंसर को लिखना, और जो क्वेश्चंस आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सेक्शन ए का ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी आता है, इजी है, बना सकते हो, आप फटाफट लिख सकते हो, कम टाइम में आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, तो वो क्वेश्चंस आप सबसे पहले अटेम्प्ट करो। टफ क्वेश्चन को लास्ट के लिए मत छोड़ना। ओके, मेरी बात समझ में आ गई कि इजीएस्ट क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट आपको करना है। ये चीज आपको अपने माइंड में रखना है। ये मिस्टेक करोगे तो फिर कहीं ना कहीं अपने मार्क्स से हाथ धो बैठोगे। क्लियर? नेक्स्ट, टेकिंग टू मेनी ब्रेक्स। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार वॉशरूम जाना होता है, 3 घंटे का पेपर है, वैसे ही टाइम कम होता है, फिर भी हम बीच में 2-3 बार बाहर चले जाते हैं एग्जाम हॉल से। या फिर ऐसी कंडीशन तब भी आती है जब स्टूडेंट्स को पेपर नहीं बन रहा है, बहुत टफ पेपर है, वो घर से प्रिपरेशन करके नहीं गए, तो टाइम पास तो करना है 3 आवर्स का, तब भी वो बहुत ज़्यादा ब्रेक लेते हैं। तो भाई ये आदत ध्यान में रखना कि आपको बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं लेना है व्हाइल यू गिविंग द एग्जाम। वो जो 3 आवर्स हैं जो बहुत प्रीशियस टाइम है आप सभी के लिए, जब आप स्पेसिफिकली बोर्ड एग्जाम को फेस कर रहे हो, तो आपको ब्रेक्स नहीं लेना है ज़्यादा। ओके, क्योंकि जितना ब्रेक आप लोगे उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप पेपर लीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, आपके क्वेश्चंस छूटने के चांसेस वहाँ ज़्यादा हो जाते हैं। तो पेपर में कभी भी बहुत ज़्यादा ब्रेक आपको नहीं लेना है। एक ब्रेक ठीक है, ओके, वॉशरूम जाना होता है, जनरली होता है, बट इससे ज़्यादा ब्रेक्स आपको नहीं लेना है ना। नेक्स्ट, फॉरगेट टू वॉच द टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम यदि आपने मैनेज कर लिया, जैसे कि आपको स्टार्टिंग से बताया जा रहा है, मैंने भी एक वीडियो बनाया है आप सभी के लिए कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, किस तरीके से आपको
एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे टीचर्स ने भी मैग्नेट ब्रेन्स के आपको ये प्रोवाइड किया है, स्ट्रेटेजी बताई है, टाइम बताया है कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। तो सेम एग्जाम हॉल में आपको टाइम कैसे मैनेज करना है वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये मान के चलो कि एमसीक्यूज को आपको 2 मिनट देना है तो 2 मिनट ही देना है। अब सभी सब्जेक्ट में एमसीक्यूज आ रहे हैं, चाहे हम मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें, सभी सब्जेक्ट में एमसीक्यूज होते हैं। तो एक टाइम बनाओ, एक टाइम ऐसा सेट कर लो कि 3 आवर्स में आपको 1 घंटे में या हाफ एन आवर में सारे एमसीक्यूज कर देने हैं। फिर आपको इतने टाइम में या आपको 5 मिनट में सारे 2 मार्क 3 मार्क के क्वेश्चन एक एक करके 5-5 मिनट में सॉल्व करने हैं। आपको लॉन्ग आंसर को 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना है, तो आपका पेपर 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा और आराम से आपके पास टाइम बचेगा कि आप पेपर को देख सकते हो एक बार सबमिट करने के पहले। ये चेक कर सकते हो कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी है, थोरोली अपने आंसर्स को पढ़ सकते हो, कुछ मिस्टेक हो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, अपने पेपर को डेकोरेट कर सकते हो, है ना, जहां आपको लगता है हाईलाइट करना, पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, राइट। सो मेरी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको? जो सबसे स्पेसिफिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम। मतलब 3 आवर आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद में। आपको टाइम देखना, ऐसा नहीं है कि आप एक सेक्शन करने बैठे हो और पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा एक सेक्शन में लगा दिया आपने, है ना, और आपने टाइम देखा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। टाइम के साथ में पेपर को सॉल्व करना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो उसी तरीके से आप टाइम को भी देखो, क्योंकि टाइम जब ध्यान रखोगे तभी तो आप 3 आवर्स में पूरे पेपर को कर पाओगे ना। सो क्या करना है आपको, ये ध्यान रख लेना कि आपको 2 मिनट्स एमसीक्यूज को देना है। ओके, जितने भी एमसीक्यूज आते हैं मतलब 2 मिनट्स में एक एमसीक्यू होना चाहिए। 1 बार 2 बार मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही आंसर कर लूंगा। ज्यादा अगर आपने टाइम दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? उसके बाद ये मान के चलो कि आपको 3 मिनट देना है किसके लिए? 2 मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 2 मार्क के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन को आपको 3 मिनट्स में कर लेना है, 2 से 3 मिनट के अंदर कर लेना है। कम टाइम में कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। इसी तरीके से आप ये मान के चलो कि 5 मिनट में आपको 3 या 4 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे वो कर लेना है। 10 मिनट में आपको जो लॉन्ग आंसर्स पूछे जाएंगे, मे बी आपसे 5 या 6 मार्क के कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो आपको दे देना है। तो अब जितने क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेना टाइम का, और ये ध्यान रखना कि डेफिनेटली आपको 3 आवर्स भी ज्यादा लगेंगे और आप आराम से 2.5 घंटे में अपना पेपर कर लोगे अगर इसी टाइम स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करोगे तो। ओके, सो कुल मिला के बात समझ में आ गई? क्या समझाई मैंने यहाँ पर कि टाइम को देखना ना भूले, टाइम के साथ में पेपर को कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सी बार बच्चों की ये प्रॉब्लम्स होती है कि टाइम कम पड़ गया इसलिए हम ये क्वेश्चन छोड़कर आ गए, टाइम कम था इसलिए मैं पूरा आंसर लिखकर नहीं आया। सो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर एग्जाम। ओके, इफ पॉसिबल अवॉइड बैड हैंड राइटिंग। ओके, सारी गाड़ी आके यहीं अटक जाती है कि मैम सारी चीजें तो ठीक है, जो आपने सारी मिस्टेक्स बताई वैसा हम नहीं करेंगे, हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, बट यदि हैंडराइटिंग ही अच्छी नहीं है तो क्या करें? हैंडराइटिंग के भी मार्क्स कटते हैं भैया, आपने लिखा कुछ और है, एग्जामिनर कुछ और ही समझ रहा है, ठीक है, क्योंकि हैंडराइटिंग आर, कब आपने आर बनाया और वो एस जैसा लग जाए, है ना। सो हैंडराइटिंग के मार्क्स भी कटते हैं, ये ध्यान रखो, क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप जब आंसर शीट में आंसर लिख रहे हो तो आपके लिखने का तरीका क्या है वो इंपॉर्टेंट थिंग है। तो हैंडराइटिंग को यदि इंप्रूव करना चाहते हो तो अभी से शुरू कर दो। जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन का जब आंसर लर्न करते हो तो आंसर को एक बार लिख कर देखो। जब आप आंसर को लिखना शुरू करोगे, लिखकर प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो डियर स्टूडेंट्स, अभी भी 2 मंथ है, आराम से आप अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव कर पाओगे। तो बैड हैंडराइटिंग को जितना अवॉइड कर सकते हो वो चीज करो। सो होप आपको सारे टिप्स, ट्रिक्स और क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम एग्जाम में करते हैं वो अच्छे से समझ में आई। स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान रखना कि हमें इन मिस्टेक्स को बिल्कुल नहीं करना है, तब आप एक टॉपर जिस लेवल की पढ़ाई करता है ना, वो ये सारे मिस्टेक्स को ध्यान रखता है, वहां तक आप इजीली पहुंच पाओगे। सो मेरी बात को आपको ध्यान रखना है कि हमें ये 10 मिस्टेक्स बिल्कुल भी हमारे एग्जाम में नहीं करना है, और इसके लिए आपको आज से जो बन पड़े वो सब करना है। जितनी हार्ड वर्क आप करोगे उतने ज्यादा अच्छे मार्क्स आप लेकर चले जाओगे। और ये मान के चलो कि रिविजन इज द सक्सेस ऑफ की, राइट, कि रिवीजन की मदद से ही, जितना रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा लिख कर प्रैक्टिस करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे मार्क्स को स्कोर करोगे। ओके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि टाइम को मैनेज करो, दूसरा हैंडराइटिंग को मैनेज करो, आंसर को लिखने का तरीका इंप्रूव करो कि कैसे आंसर को लिखना है। यदि ये 3 चीजें आपने कर ली तो ये मान के चलो कि आपको फुल मार्क्स लाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। और स्पेसिफिकली जो आपके सीनियर्स बैच के बच्चे यहाँ से निकले हैं वो फुल मार्क्स स्कोर करे हैं। पॉसिबल है मैथ में, हिंदी में, साइंस में, इंग्लिश में फुल मार्क्स लेकर आना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फुल मार्क्स लेकर नहीं आ सकते हो। इवन आईपीसीएस
या आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन जिस भी सब्जेक्ट की आप बात करो जो कि मैं पढ़ाती हूँ, उसमें भी बच्चों ने लास्ट ईयर में फुल मार्क्स को स्कोर किया है, 50 में से 50, 100 में से 100 मार्क्स लेकर आए हैं। सो क्यों नहीं, हम भी अगर हमारा 100% देंगे तो हम डेफिनेटली अच्छे मार्क्स को लेकर आ सकते हैं। बस ये जो मिस्टेक्स मैंने बताई ना, ये कॉमन सी मिस्टेक्स है, हम कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने ये मिस्टेक्स किए और हमारे मार्क्स यहाँ कट हो गए। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।